तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो 2024 के अंदर मई में होगा। इससे पहले जब 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, एमपी का चुनाव हुआ था, उस वक्त एएमएम की पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे थे पूरे भारत के अंदर, और उन 3 उम्मीदवारों में से जो है 2 उम्मीदवार की जीत हुई थी। और इस तरीके से विनिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो एएमएम पार्टी की बहुत ज़्यादा हाई थी। ये बात अलग है कि एएमएम को बदनाम किया जाता है कि ये उम्मीदवार इसलिए उतारते हैं ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो सके, और इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे और उन 3 में से 2 की जीत हुई। लेकिन जब 2024 के अंदर चुनाव होगा लोकसभा का मई के अंदर, तो ये 3 उम्मीदवार नहीं होंगे एमआईएम की तरफ से, 4 भी नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे, बल्कि आपको 10 उम्मीदवारों से भी ज़्यादा उम्मीदवार उतरते हुए नजर आएंगे मैदान के अंदर। लेकिन जीत के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो इस वीडियो में मैं उन नेताओं के बारे में बातें करूंगा जो 2024 के अंदर एमआईएम पार्टी का जो परचम है वो बुलंद कर सकेंगे और जीत जो है वो यकीनी बना सकेंगे। कौन कौन होंगे वो, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उस धाकड़ नेता का नाम लेना चाहूँगा, उस ज़बरदस्त नेता का नाम लेना चाहूँगा कि उसके जैसा नेता या उसके जैसे सियासत करने वाले जो है, सही तरीके से सियासत करने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पूरे भारत के अंदर नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। तो उनके जैसा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा जो है अभी पूरे भारत के अंदर कोई भी दिग्गज नेता नहीं है, और इसी वजह से उनको लोकसभा के अंदर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड मिला, और इससे पहले संसद रत्न का भी अवार्ड मिल चुका है। और सबसे ज़्यादा बहस, सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट कर उठाना तो सबसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिस्से में जाते हैं। हम बात करेंगे 2019 के अंदर, तो ये जो है ये असदुद्दीन ओवैसी साहब 5,17,471 वोट लेकर आए थे और सबसे ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी, और बीजेपी को इन्होंने हराया था, यानी कि लगभग 16% मार्जिन के साथ, 15.48% मार्जिन के साथ 5,17,000 वोट लाकर जो है बीजेपी के उम्मीदवार को हराए थे 2019 के अंदर। लेकिन 2024 के अंदर जो है ये विनिंग परसेंटेज और भी हाई होने वाला है। ये विनिंग परसेंटेज जो है और भी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। ये 5 लाख से वोट बढ़कर जो है आपको 6 लाख से ऊपर देखने की पूरी संभावना है, और ज़बरदस्त तरीके से इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि एक बार फिर से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बरदस्त वाली जो है वहाँ पर फतह होगी और जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरे जो जिस उम्मीदवार की जीत होगी और वो है इम्तियाज़ जलील साहब। इम्तियाज़ जलील साहब की अगर बात की जाए तो पहले वो एमएलए में जीत हासिल किए थे और पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़े थे औरंगाबाद के अंदर, और पहली बार में ही वो लोकसभा के अंदर जो है जीत हासिल करते हैं और शिवसेना को जो कि जीतते हुए आ रहे थे उनको हराते हैं। ये बात अलग है कि विनिंग परसेंटेज जो है वो थोड़े से कम है, 0.28 विनिंग परसेंटेज विन मार्जिन के साथ जीत हासिल करते हैं 3,89,042 वोट लाकर। ये बात अलग है कि जिनको हराते हैं शिवसेना वो भी जो है दूसरे नंबर पर रहते हैं और 3,84,550 वोट लेकर आते हैं। लेकिन जीत तो जीत होती है, और एमआईएम की पार्टी की जो है इन्होंने जिस तरीके से जीत का परचम लहराया है वो काबिल तारीफ़ है, ज़बरदस्त है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी जीत की जो चर्चाएं हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। तो कुल मिलाकर 2024 के अंदर इन साहब की यानी इम्तियाज़ जलील साहब की जो है वो जीत यकीनी बताई जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि इनका काम जो है, आज महाराष्ट्र में जाकर देखिए, औरंगाबाद के अंदर जाकर देखिए, मुसलमानों के हुकूक की बात कर रहे हों या सबको रोज़गार की अगर बात की जाए तो हर जगह पर जो है इम्तियाज़ जलील साहब छाए हुए रहते हैं, और इसी वजह से इनके कई सारे जो है सब बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट में जो है इनको शामिल किया गया है। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि ये जो है इम्तियाज़ जलील साहब भी जो है 2024 के अंदर एमआईएम को ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल कराएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो है वो उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान साहब। 2019 के अंदर ये जब मैदान के अंदर उतरे थे तो किसी को लगता नहीं था कि इतना ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, लेकिन एमआईएम का परचम जो है ये लहराते लहराते बचे हैं, यानी जीत हासिल करते करते रह गए हैं, और अख्तरुल ईमान साहब 2,95,000 वोट लेकर आए हैं और तीसरे नंबर पर रहे हैं। हालांकि पहले और दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और इस जगह से यानी किशनगंज लोकसभा से जो है यहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब की जीत होती है। ये बात अलग है कि 2.4% मार्जिन के साथ ही जीत हासिल करते
हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जदयू रहते हैं और तीसरे पर एमआईएम रहते हैं। लेकिन 2024 के अंदर जब चुनाव होगा तो एमआईएम की फोकस और अख्तरुल इमाम का जो फोकस है वो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव पर होगा और किस तरीके से जो कमी रह गई थी 2019 के अंदर और जीतते जीतते रह गए थे, इस बार 2024 के अंदर जो है उन कमियों को दूर करके एक ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लोगों को यकीन है कि अख्तरुल इमाम साहब जिस तरीके से बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एमआईएम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे अगर प्रदेश अध्यक्ष बाकी दूसरे राज्यों में भी अगर हो जाए तो वो राज्यों में जो है, उन राज्यों में जो है एमआईएम का परचम ज़बरदस्त बुलंद होगा। खैर कुल मिलाकर किशनगंज से भी एमआईएम का परचम जो है वो लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात की जाए तो ये वो साहब है जो अभी फ़िलहाल पॉलिटिक्स में एमआईएम को बहुत बड़ा नाम तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन इन जनरल इनका नाम बहुत बड़ा है। मैं अब बात कर रहा हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी साहब। ये साहब जो है जो कि हाट विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और अररिया लोकसभा के अंदर जो है कई सारे अहम विधानसभा सीट आते हैं और उसके अंदर जो है एमआईएम की तरफ से फ़िलहाल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी साहब। भले ही विधानसभा में इनकी जगह पर या इन्होंने कुर्बानी देकर जो है अपनी सीट शहनवाज साहब को दिया था और शहनवाज साहब जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा तो इनको ज़रूर टिकट दिया जाएगा और जो गलती एमआईएम ने पहले की थी वो गलती वापस से रिपीट नहीं करेंगे। और इनकी एक पकड़ है, इनकी एक शख्सियत है जो लोगों में काबिल कबूल है, लोग इनको पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर है, इनकी बातों को सुनते हैं, जलसों में जाते हैं। तो खैर एक इनका पहचान है और उसी पहचान का ये ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और एडवांटेज मिलेगा इनको और एमआईएम को जो है ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे अररिया लोकसभा से और एमआईएम इनको टिकट भी देने की पूरी कोशिश भी करेंगे और उम्मीद यही है कि ये निराश नहीं करेंगे और एमआईएम को जीत भी दिलाएंगे। इसके अलावा जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यूँ तो अभी तक किसी भी जगह से जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं और ये हैदराबाद से ही जो है विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए आए हैं, जीतते हुए आए हैं, लगातार जीतते हुए आए हैं और वहाँ पर जो कॉलेजेस है, वहाँ पर जो स्कूल्स है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेजेस वगैरह है, उन सब का जो है देखरेख करते हैं। इसी वजह से जो है वो लोकसभा का चुनाव शायद नहीं लड़ पाए हैं, लेकिन अब जो है उनकी जगह पर उनके ही बेटे नूरुद्दीन जो है वो इस लायक हो गए हैं कि वो उनके अपने बाप की जो जगह है वो संभाले और बाकी कॉलेजेस या दूसरे मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो शायद उनके बेटे अब संभालेंगे। और इसी वजह से इनकी जो बात हो रही है, आजमगढ़ के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नाम लिया। कहीं ना कहीं ये इशारा इस बात का है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश से जो है आपको लोकसभा सीट पर जो है चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे। अब ये तो आएंगे या नहीं आएंगे वक्त ही बताएगा, लेकिन इशारतन ज़रूर बातें हुई है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सातवें आसमान पर है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये उम्मीदवार थे जो कि मैंने बताया है। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई सुझाव है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ये साहब को अगर टिकट मिलता है, जिनका नाम लिया मैंने, वो एमआईएम को ज़रूर जीत दिलवाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।